हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमे स्टडी पॉइंट में। और हम आपको सॉल्व करा रहे हैं 4 दिसंबर 2021 का स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। और 40 क्वेश्चन के साथ साथ आपके 70 से 80 क्वेश्चन उसी के साथ हमने कवर कर लिए हैं। आगे की क्लास में हम लेकर के आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और क्लास को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपके सिलेक्शन की संभावना अधिक से अधिक हो और आपको लेटेस्ट पैटर्न का भी पता लग जाए। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाउ शुड ए नर्स डेमोन्स्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ लोकिया टू ए पोस्टपार्टम वुमन। एक पोस्टपार्टम वुमन है, उसके पोस्टपार्टम पीरियड में जो लोकिया होता है उसका सीक्वेंस बताना है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है सिरोसा एल्बा रबरा, ऑप्शन बी दिया गया है रबरा एल्बा सिरोसा, ऑप्शन सी दिया गया है रबरा सिरोसा एल्बा, और ऑप्शन डी दिया गया है एल्बा रबरा सिरोसा। तो जो सीक्वेंस होता है लोकिया का वो होता है रबरा सिरोसा एल्बा। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। लोकिया की अगर बात करें तो लोकिया होता क्या है, प्यूपिरल डिस्चार्ज होता है ब्लड का, जिसमें म्यूकस और टिश्यू होते हैं फ्रॉम द यूट्रस से। नेचर की बात करें तो ये अल्कलाइन होता है और फिशी स्मेल होती है। टाइप्स और कलर की बात करें, बेस्ड ऑन कलर की बात करें कि किस किस टाइप का होता है, तो जो लोकिया रबरा होता है तो आर फॉर रेड। यहां भी आपका ये शॉर्ट ट्रिक हो सकती है याद करने की, आर से आप याद रखना, रेड होता है लोकिया रबरा। द ब्लडी पोस्टपार्टम डिस्चार्ज होता है पोस्टपार्टम पीरियड में, जो कि रेड कलर का होता है, जिसमें क्या क्या होती है, ब्लड होता है, डिसिडुअल सेल्स होती है, फिटल मेम्ब्रेन होती है, लेनुगो और मिकोनियम होता है। डिस्चार्ज की बात करें तो कितने दिन से कितने दिन तक होता है, तो ये 1 से 4 दिन तक, पहले फर्स्ट डे से 4 डेज तक ये डिस्चार्ज होता है लोकिया रबरा का। उसके बाद आता है लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा की अगर बात करें तो ये थिन वाटरी पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि येलो और पिंक कलर का होता है। और किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, ल्यूकोसाइट और वुंड एक्ज्यूट का बना होता है, बना होता है। डिस्चार्ज की बात करें कि कितने दिन तक होता है, तो ये 5 से 9 दिन तक लोकिया सिरोसा का डिस्चार्ज होता है। उसके बाद आता है लोकिया एल्बा। तो लोकिया एल्बा जो होता है वो व्हाइट पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। क्या क्या चीजें होती हैं लोकिया एल्बा में, तो डिसिडुअल सेल्स होती हैं, म्यूकस होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिस्चार्ज की अगर बात करें तो ये 10 से 15 दिन तक होता है। और लोकिया के नॉर्मल अगर अमाउंट अगर पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो उसका आंसर आपका 400 ml हो जाएगा। 400 ml नॉर्मल अमाउंट होता है लोकिया का, और 250 ml जो पहले 5 से 6 दिन होते हैं उसमें 250 ml डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो यहां पर आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन और सॉल्व हो गए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, फेशियल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ। जो फेशियल आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है। ऑप्शन ए दिया गया है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ऑप्शन बी दिया गया है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी दिया गया है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ऑप्शन डी दिया गया है ऑप्थेलेमिक आर्टरी। तो जो फेशियल आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो यहां पर आपका राइट आंसर
बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर आपको सामने इमेज भी दिखाई दे रही है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और इसी की ये ब्रांच है फेशियल आर्टरी। तो फेशियल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर्ड क्रेनियल नर्व पेयर्ड क्रेनियल बोन इन द स्कल। ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहां पूछा गया है जो जोड़े में क्रेनियल नर्व होती है स्कल में, वो ऑप्शन के हिसाब से कौन सी होती है? ऑप्शन ए दिया गया है फ्रंटल, ऑप्शन बी दिया गया है इथमोइड, ऑप्शन सी दिया गया है ऑक्सीपिटल और ऑप्शन डी दिया गया है टेम्पोरल। तो जो पेयर्ड नर्व होती है वो टेम्पोरल होती है। क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो 8 क्रेनियल नर्व होती है स्कल में, जिसमें एक इथमोइड होती है, ऑक्सीपिटल एक होती है, पैराइटल 2 होती है, फ्रंटल एक होती है, टेम्पोरल 2 होती है और सिफिनोइड एक होती है। चूंकि ऑप्शन में पैराइटल नहीं था तो इसलिए यहां पर आंसर आपका टेम्पोरल हो जाएगा, क्योंकि टेम्पोरल संख्या में 2 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है द मैच्योर स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूबवेल्स आर। जो मैच्योर ओवम होते हैं सेमनीफेरस ट्यूबवेल्स होते हैं जो शुक्राणुजनक नलिका होती है। तो वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है मोटाइल, ऑप्शन सी दिया गया है रिच इन डीएनए और ऑप्शन डी दिया गया है बोथ नॉन मोटाइल एंड रिच इन डीएनए। तो जो मैच्योर ओवम होते हैं सेमनीफेरस ट्यूबवेल्स में वो नॉन मोटाइल और रिच इन डीएनए रिच होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंगिंग ऑफ स्केपुला इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ। स्केपुला का विंगिंग किसके पैरालिसिस के कारण होता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है सेराटस एंटीरियर, ऑप्शन बी दिया गया है ट्राइपीजियस, ऑप्शन सी दिया है लेटिसमस डोर्सी और ऑप्शन डी दिया गया है लिवेटर स्केपुला। तो यहां पे आपका राइट आंसर सेराटस एंटीरियर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विंगिंग स्केपुला की अगर बात करें तो होता क्या है विंगिंग स्केपुला में? जो स्केपुला होता है उसकी जो मसल्स होती है वो बहुत वीक हो जाती है और पैरालाइज हो जाती है। और किसके कारण देखने को मिलता है? लिमिटेड एबिलिटी टू स्टेबलाइज द स्केपुला। स्केपुला की लिमिटेड स्टेबलाइज के कारण देखने को ये मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है द नर्व रिलेटेड टू द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस इज। सर्जिकल नेक से संबंधित नर्व पूछी गई है, कौन सी होती है? ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सर्जिकल नेक से संबंधित नर्व होती है वो बतानी है। ऑप्शन ए दिया गया है फीमोरल नर्व, ऑप्शन बी दिया गया है रेडियल नर्व, ऑप्शन सी दिया गया है अल्ना नर्व और ऑप्शन डी दिया गया है एक्सिलरी नर्व। तो जो नर्व सर्जिकल नेक से संबंधित होती है, रिलेटेड होती है, वो होती है एक्सिलरी नर्व। यहां पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये ह्यूमरस की नेक होती है और ये यहां पर जो नर्व होती है एक्सिलरी नर्व होती है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्रूमैन ऑफ ईयरवैक्स इज मिक्सचर ऑफ।
जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ईयर वैक्स होता है, जो ईयर वैक्स का मिक्सचर होता है वो किसका बना होता है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए दिया गया है वाटर का, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटीन का, ऑप्शन सी लिपिड का और ऑप्शन डी एयर का। तो जो ईयर वैक्स होता है वो लिपिड का बना होता है, ईयर वैक्स है ये जो बना होता है लिपिड का बना होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो वेट एयर वैक्स होता है वो 50% लिपिड का बना होता है, और जो 50% होता है वो डिस्क्वामेटेड स्किन और सैक्रेशन का बना होता है। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए। जो वेट एयर वैक्स होता है वो 50% लिपिड से बना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है A woman at 5 weeks of gestation is complaining of nausea throughout the day. What should the nurse recommended? एक प्रेग्नेंट वुमन है जो 5 महीने की 5 वीक्स की प्रेग्नेंट है और कंप्लेन करती है, जब सुबह उठती है तो उसको नोजिया की प्रॉब्लम होती है। तो उसको नर्स क्या रिकमेंड करेगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ऑफ इजिली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी दिया गया है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दैट आर हाई इन प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया गया है ए लिक्विड डाइट अंटिल द नोजिया सबसाइड्स, और ऑप्शन डी दिया गया है ए लो फाइबर इंटेक। तो क्या रिकमेंड करेंगे अगर कोई 5 वीक्स जेस्टेशन की महिला है, कंप्लेन कर रही है नोजिया के लिए, तो उसको हम रिकमेंड करेंगे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ऑफ इजिली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। यहां पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कम मात्रा में और जो आसानी से डाइजेस्ट होने वाला खाना होगा, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होंगे, वो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे या फिर रेकमेंड करेंगे कि वो सुबह उठने से पहले कुछ भी हाई कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो और इजिली डाइजेस्टेड हो जाता हो, ऐसा खाना उसे उठते समय या फिर बेड से उठते समय ले लेना चाहिए, जिससे उसके जो नोजिया की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया किसी उत्पाद के पोषण मूल्य को बनाए रखने में मदद करती है। ऑप्शन ए दिया गया है खाना पकाने के समय का कम करने के लिए सब्जी को उबालने से पहले छोटे टुकड़ों में काटना, ऑप्शन बी दिया गया है सब्जी को भाप देते समय पानी में बेकिंग सोडा मिलाना, ऑप्शन सी दिया गया है खाना पकाने से पहले जमी हुई सब्जी को पिघलाना, और ऑप्शन डी दिया गया है क्रिस्पर में सब्जियां रेफ्रिजरेट करना। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिस्पर में सब्जियां रेफ्रिजरेट करना। उससे क्या होता है, जो उत्पाद का पोषण मूल्य होता है वो बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स नोन दैट हर इंस्ट्रक्शन अबाउट ग्रेन equivalents have been understood when the client verbalize that one grain equivalent is equal to। नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है अनाज के बराबर या फिर अनाज के समतुल्य डाइट लेने के लिए। क्लाइंट ने पूछा कि 1 ग्राम किसके बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें क्वेश्चन सही से समझ आएगा तभी हम उसका सही आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक नर्स है जो कि क्लाइंट को निर्देश दे रही है कि उसे अनाज के बराबर डाइट लेनी है। तो पेशेंट या क्लाइंट पूछता है कि 1 ग्राम अनाज के बराबर कितना होगा। ऑप्शन ए दिया गया है 1 कप ऑफ कुक्ड राइस, 1 कप पके हुए चावल। ऑप्शन बी दिया गया है 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ऑप्शन सी दिया गया है 2 कप्स ऑफ रेडी टू ईट सीरियल, और ऑप्शन डी दिया गया है 1 कप ऑफ कुक्ड पास्ता। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म द फुल फॉर्म ऑफ आरई। मेटाबॉलिज्म के संदर्भ में आरई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फुल फॉर्म पूछी गई है आरईई किसके संदर्भ में, मेटाबॉलिज्म के। ऑप्शन ए दिया गया है रीसेट एनर्जी एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी दिया गया है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी दिया गया है रीसेट इन्वायरमेंट एक्सपेंडिचर और ऑप्शन डी दिया गया है रेस्टिंग इन्वायरमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी आपका ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आरई में होता क्या 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 है, तो बॉडी वेट, हाइट, फैट फ्री मास, फैट मास, एज, जेंडर, हार्मोन्स और एसएनएस। तो ये आपके ध्यान रहना चाहिए कि आरई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे गए हैं, यानी जो स्टाफ नर्स के एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वही ये क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको 4 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास को बीच में मिस ना करें, बिल्कुल भी अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सभी मोनोसैकेराइड है सिवाय इसके। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी एक को छोड़ के सभी मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन ए दिया गया है शुगर, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी दिया गया है गैलेक्टोज। तो यहां पर सुक्रोज को छोड़ के जो बाकी के एग्जाम्पल है वो मोनोसैकेराइड के हैं। सुक्रोज मोनोसैकेराइड का नहीं होता है, सुक्रोज जो क्लास होता है वो शुगर की क्लास होती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर सुक्रोज हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनरल दैट रेगुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन इज। क्वेश्चन में पूछा गया है मिनरल्स जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और नर्व्स के ट्रांसमिशन को रेगुलेट करते हैं वो कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है सल्फर, ऑप्शन बी दिया गया है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी दिया गया है कोबाल्ट और ऑप्शन डी दिया गया है जिंक। तो वो मिनरल्स होता है मैग्नीशियम, यहां पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नीशियम रेगुलेट करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को और नर्व ट्रांसमिशन को। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वर्क टुगेदर, कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ में काम करते हैं टू कंट्रोल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ में मिलकर के काम करते हैं। क्योंकि ऑप्शन में कैल्शियम नहीं दिया था, मैग्नीशियम दिया है, तो यहां पे आपका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिष्कृत अनाज की तुलना में साबुत अनाज में अधिक होता है। ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन सी, ऑप्शन बी दिया गया है फोलिक एसिड, ऑप्शन सी दिया गया है पादप रसायन और ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन ए। तो साबुत अनाज में क्या होता है, पादप रसायन अधिक मात्रा में होते हैं परिष्कृत अनाज की तुलना में। यहां पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का उदाहरण है। यहां पे हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन खाद्य पदार्थों का उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है सब्जियां, ऑप्शन बी दिया गया है अनाज, ऑप्शन सी फलियां और ऑप्शन डी सोयाबीन। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोयाबीन। जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी समुद्री नमक के उदाहरण हैं सिवाय इसके। ऑप्शन ए दिया गया है काला नमक, ऑप्शन बी दिया गया है अलैया नमक, ऑप्शन सी दिया गया है भूमध्यय
सागरी नमक, और ऑप्शन डी दिया गया है लहसुन नमक। तो यहां पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। लहसुन नमक समुद्री नमक नहीं होता है। लहसुन नमक एक स्वादवर्धक नमक होता है जो नमक और सूखे लहसुन को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें 1/3 लहसुन पाउडर होता है और बाकी नमक होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लहसुन नमक। बाकी जो 3 उदाहरण है, काला नमक ये भी समुद्री नमक का उदाहरण है, अलैया नमक भी समुद्री नमक का उदाहरण है, और मुहद्दी सागरी नमक भी समुद्री नमक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स एक आघात रोगी की देखभाल कर रही है जिसके घाव से रक्तस्राव हो रहा है। धमनी रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए नर्स को सबसे पहले निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। कोई रोगी है जिसके घाव से ब्लीडिंग हो रही है और उसको रोकने के लिए सबसे पहले नर्स क्या करेगी, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है टूर्निकेट का अनुप्रयोग, ऑप्शन बी दिया गया है स्थल पर दबाव, ऑप्शन सी दिया गया है प्रेशर ड्रेसिंग, और ऑप्शन डी दिया गया है प्रेशर पॉइंट मसाज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्थल पर दबाव देंगे, जो साइट होगी जहां से ब्लड सेक्रेशन हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, सबसे पहले वहां पर दबाव डाल के उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स is assessing a patient who is hypovolemic. Which of the following sign and symptom indicate that the patient is experiencing profound shock? एक नर्स असेस कर रही है पेशेंट को जो कि हाइपोवोलेमिक पेशेंट है। तो उसमें कौन सा साइन और सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहा होगा जो कि इंडिकेट करेगा शॉक को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक नर्स है जो हाइपोवोलेमिक मरीज का असेसमेंट कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत और लक्षण बताता है कि रोगी गहरे शॉक का अनुभव कर रहा है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी दिया गया है पैल्पेबल बाउंडिंग पल्स, ऑप्शन सी दिया गया है सैक्रल ओडिमा, और ऑप्शन डी दिया गया है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड हाइपोवोलेमिक शॉक में अगर पेशेंट जा रहा है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंटरैक्टिंग विद ए साइकोटिक पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज हेल्पफुल टू गेन द पेशेंट ट्रस्ट। एक मानसिक रोगी है जिसके साथ बातचीत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप रोगी का विश्वास हासिल करने में सहायक होगा, मतलब पेशेंट का ट्रस्ट हासिल करने में कौन सा विश्वास या फिर ट्रस्ट हासिल करने में सहायक होगा, वो हमें ऑप्शन से बताना है। मेकिंग प्रॉमिस, प्लेइंग अलोंग, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट और शोइंग रेस्पेक्ट। अगर हम किसी साइकोटिक पेशेंट का हिस्ट्री ले रहे हैं या फिर उससे बातचीत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको रेस्पेक्ट शो करनी चाहिए, जिससे उसको लगे कि मैं सामने वाले को अपनी बात बता सकता हूं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप उसके लिए रेस्पेक्ट रखें, रेस्पेक्ट शो करें। तो यहां पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ ड्यूरिंग एक्यूट एफिलेक्सिस। निम्न में से कौन सा एक्यूट एफिलेक्सिस के दौरान जीवन के लिए इमीडिएट खतरा होता है। ऑप्शन ए दिया गया है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है हाइपोटेंशन, और ऑप्शन सी दिया गया है जनरलाइज ईचिंग, और ऑप्शन डी दिया गया है टैकीकार्डिया। तो सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
एनाफिलैक्सिस एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें अगर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उससे क्या है, खतरा बढ़ जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं 100 क्वेश्चन का पेपर था ये, उसमें से अभी हमें आपको 60 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ जो भी स्टूडेंट अपकमिंग स्टाफ नर्स एग्जाम की तैयारी